So, hello everyone, welcome to back my YouTube channel. My name is Onis and I am BSc Nursing student from Lucknow. So, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद ओनिस एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले कोई भी फीचर्स अपडेट हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइकोलॉजी का चैप्टर 2 बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जो कि प्योर एग्जाम बेस्ड होने वाला है और आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। जो कंटेंट मैं उठाया हूँ और मैं आर श्रीवानी के बुक से उठाया हूँ, तो आप लोग अगर आर श्रीवानी की बुक लेते हैं तो आप लोग इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ज्यादा शॉर्ट नोट्स रखे हैं और जो मैं बातें बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और लेक्चर नोट्स में लिख लीजिएगा अपने। और जो भी मैं फ्लो चार्ट्स की हेल्प से समझाया हूँ, एग्जाम्पल समझाया हूँ, उसको भी आप लोग इंक्लूड करिएगा अपने नोट्स में। और आर श्रीवानी के बुक से कुछ कंटेंट डीपली आप लोग एनालाइज करके पढ़िएगा। ये शॉर्ट नोट्स हैं तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आप लोग बुक रिफर कर सकें। तो बिना देरी के हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड चैप्टर, इसका नाम है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। जो आपका बॉडी है और माइंड से कैसे रिलेशनशिप दिखाता है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये स्टडी करेंगे। ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है, आईएनसी सिलेबस होने वाला है और ओरिजिनल कंटेंट है जो मैंने आज श्रीवानी के बुक से उठाया है ज़्यादातर। और इसमें मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप 2 5 और 10 नंबर का जो आता है एग्जाम में क्वेश्चन, वो कैसे कवर अप कर सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स और डेफिनेशन, कनेक्शन, माइंड और बॉडी का क्या कनेक्शन है आपस में, और बॉडी माइंड का क्या कनेक्शन आपस में, कम्युनिकेशन क्या होता है और ब्रेन का रोल क्या होता है, स्पेशली एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आने वाला है तो उसमें से आप लोग लिख सकते हो। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे यहाँ पे। फिर नर्वस सिस्टम देखेंगे, फिर स्ट्रेस में बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करता है और माइंड कैसे कोप अप करता है। फिर साइकोमेट्रिक असेसमेंट देखेंगे, फैक्टर देखेंगे, हॉलिस्टिक हेल्थ देखेंगे, मेंटेनिंग बैलेंस माइंड, बॉडी एंड माइंड, एंड नर्सिंग का इंपॉर्टेंस क्या है और नर्सेज रोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर कुछ एग्जाम के टिप्स देखेंगे। हम लोग एक एक करके सब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द बॉडी माइंड रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन हाउ द माइंड, thought, emotions, feeling, and the body, brain, nervous system organs continuously influence each other. Neither works in isolation. A change in one almost may produce a response in the other. ये स्पेशली बोलना चाहता है कि जो हमारा माइंड, जो हमारा बॉडी है वो माइंड पे डिपेंड है और माइंड जो है बॉडी पे डिपेंड है। हमारा माइंड कैसा थिंक करता है वैसा ही हमारा बॉडी, जो हमारे बॉडी का ब्रेन नर्वस सिस्टम स्पेशली, वो कैसा रिस्पॉन्स करता है, कैसा उसको परसीव करता है चीज़ों को। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेड है, ये आइसोलेशन में वर्क नहीं करते। अगर आप लोग सोचते मतलब ये चाहो कि हाँ एक अकेले वर्क करे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे के साथ कोप अप करके और वर्क करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट में, तो अ हेल्दी बॉडी सपोर्ट अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी माइंड सपोर्ट अ हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो हेल्दी बॉडी को सपोर्ट करता है। जो हेल्दी बॉडी होता है, एक हेल्दी माइंड को सपोर्ट करता है। और ये जो टू लूप्स हैं ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, तभी हम एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। फिर हम लोग सेकंड पे बात करते हैं कि हमें बॉडी और माइंड रिलेशनशिप को पढ़ना जरूरी क्यों है। तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जिसको ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो ये जो है डिफाइन करता है अपने बॉडी और माइंड के रिलेशनशिप को, ये कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है और कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये इसको डिफाइन करता है। एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड जो ब्रेन है हमारा, वो कैसे इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से, ये भी सिखाता है। डिस्क्राइब द साइकोमैटिक डिसऑर्डर, हमारे जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो हमारे मतलब ब्रेन से ज्यादातर अफेक्टेड होते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए भी हम लोग बॉडी माइंड रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। फिर आइडेंटिफाई द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बॉडी माइंड हेल्थ, हम लोग तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि बॉडी और माइंड रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं एज अ निगेटिव। एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजी का नर्सिंग में रोल क्या है, जो कि आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। फर्स्ट चैप्टर मैंने वीडियो डाल रखा है, तो अगर आपने देखा नहीं तो प्लीज आइए गो थ्रू करिए उसके लिए। तो वो साइकोलॉजी का पूरा उससे पहले चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, और उसमें मैंने लास्ट में बताया था एग्जाम क्वेश्चन, उससे तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन था वो पक्का आ सकता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जो डेफिनेशन आता है। तो डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं द टू वे इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल प्रोसेसेस। जो बॉडी माइंड रिलेशनशिप है वो टू वे, मतलब दोनों साइड से इंटरेक्शन होने वाला है बिटवीन द फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल प्रोसेस। हाउ देयर बॉडी वर्क एंड हाउ द पर्सन थिंक एंड परसीव अबाउट देयर फीलिंग, देयर इमोशंस, एंड हाउ दे एक्ट इन एनी सिचुएशन वेयर ईच कंटिन्यूसली अफेक्ट द अदर। ये जो बॉडी है वो माइंड को अफेक्ट करेगा, और जो माइंड है वो बॉडी को अफेक्ट करेगा। थॉट एंड इमोशन कैन चेंज द बॉडी फंक्शन एंड द बॉडी कंडीशन कैन चेंज द थॉट द इमोशन।
जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, और हमारी बॉडी के फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई इंसान अगर एंग्री हो रहा है या कोई इंसान अगर हैप्पी हो रहा है, तो उसके मतलब दिखेगा इमोशन में, और उसके बॉडी में कुछ चेंजेस होगा, कुछ एक्साइटमेंट है किसी को तो वो भी दिखेगा। और अगर बॉडी में कोई चेंजेस आ रही हैं, अगर मान लीजिए कि कोई बीमार भी हो रहा है या किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसके जो फेस पे इमोशन दिखेगा, उसके ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कि हाँ, आपको दर्द हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और एक लूप लूप में प्रोसेस करते रहते हैं। फोर्थ देखते हैं कि बॉडी माइंड कनेक्शन कैसे होता है। फोर्थ हमारा बॉडी माइंड कनेक्शन। जो देखो एक बॉडी है, बॉडी में क्या होता है, ब्रेन, जो ब्रेन सिग्नल प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग परसीव करते हैं। तो ये बॉडी जो है फिजिकल हेल्थ है, ब्रेन और ऑर्गन्स हमारे फिजिकल हेल्थ में आ जाएंगे, जो कि माइंड को थॉट्स और फीलिंग्स को सेंड करेंगे। जो माइंड है थॉट फीलिंग को रिसीव करेगा और पर्सन के बिहेवियर को एक्ट करेगा, और पर्सन एक्शन दिखाएगा। बॉडी से जो भी सिग्नल प्रोवाइड होती है, यानी ब्रेन से जो भी पॉजिटिव जैसे इंसान करता है, तो वो हमारा थॉट और फीलिंग को दिखाता है, जो एक पर्सन का बिहेवियर माना जाता है, और वो हमारे बॉडी में भी दिखता है। तो ये कंटिन्यूस लूप है जो कि चलता रहता है। फिर हम लोग अगर फोर्थ को बात करते हैं, तो फिफ्थ में बात करते हैं हाउ द माइंड अफेक्ट द बॉडी। माइंड जो हमारा बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। तो पॉजिटिव इमोशंस एंड थॉट्स होते हैं जो कि इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ। जो पॉजिटिव हमारा थॉट्स होता है, जो पॉजिटिव हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमारे फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। लेकिन वहीं पे अगर निगेटिव इमोशंस है और इंसान जो है निगेटिविटी से भरा हुआ है, तो ये हमारे मतलब मेंटल हाइजीन के लिए प्रीफर नहीं होगा, और हमें जो है इलनेस की तरफ, बीमारियों की तरफ ले जाएगा। जैसे हमें स्ट्रेस पहुंचाएगा, एंजाइटी पहुंचाएगा। और दिस हैपन बिकॉज द इमोशनल स्टेट ट्रिगर रियल मेजरेबल चेंज इन हार्मोन, हार्ट रेट, इम्यून फंक्शन। अब अगर फीमेल है तो उसमें मेंस्ट्रुअल चेंज आएगा, हार्मोनल चेंज की वजह से मेंस्ट्रुअल चेंज होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा लोगों में, एंड इम्यून फंक्शन जो है वीक होगा। आप अच्छे से खाना डाइटरी नहीं लोगे, अच्छे से वाटर इंटेक नहीं करोगे, तो आप सबको अफेक्ट होगा, माइंड को और बॉडी को। हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट में देखेंगे कि लोग पॉजिटिव इफेक्ट में देखेंगे कि इंसान का इम्यूनिटी कैसा है। बेटर इम्यूनिटी अगर इंसान का, तो पॉजिटिव इफेक्ट में आ जाएगा। अगर आपका बेटर इम्यूनिटी है, तो आप लड़ सकते हो बीमारियों से, और आपको पॉप अप करके वापस आ सकते हो। फास्टर वुंड हीलिंग, अगर आपको कहीं घाव लगा है और जो वुंड हीलिंग है वो फास्ट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट में आ जाएगा बॉडी के। तो अगर कोई डायबिटिक मेलाइटिस वाला पेशेंट है, तो उसको अगर कट लगता है या वुंड होता है कहीं, तो उसको घाव होने में भरने में बहुत ही टाइम लगता है। कुछ मेडिटेशन ज्यादा देर खाना पड़ता है, और जब हाई ब्लड शुगर होगा, तो आपका हो सकता है कि घाव भरे ही ना, और वो अलग ही स्टेज में जाए, और हमें लास्ट में एब्लोमेट करना पड़े पूरे ऑर्गन को। तो ऐसा होता है। तो थोड़ा हम बात करते हैं बेटर स्लीप क्वालिटी। अगर आप अच्छे से स्लीप ले रहे हो, अच्छे से आपको नींद आ रहा है, तो आपका जो बॉडी हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, आपका माइंड रिकवर होगा और आपका बॉडी भी रिकवर होगा, तो जिससे आप अच्छे से काम बेटर तरीके से कर सकते हो। तो एक बेटर स्लीप लेना सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 to 7 आवर्स आप लोग स्लीप लिया करें सभी लोग। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो भी पॉजिटिव हेल्थ अफेक्ट है। फिर इंक्रीज द एनर्जी, अगर एनर्जी आप लोगों में बना रह रहा है, आप अगर अच्छे से सोओगे नहीं, अच्छे से आपका खाओगे नहीं, तो आपका एनर्जी लेवल कैसे बना रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट भी आ जाएगा इसमें कि अच्छे से आप लोग हाइड्रेटेड रहो, और अच्छे से आप डाइटरी लो, न्यूट्रिशन लो। और फोर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा इंप्रूव द कंसंट्रेशन। अगर आप लोग को कंसंट्रेशन है, तो आप जो है एक गुड बॉडी माइंड में हो और मेंटल हाइजीन में हो, तो ये हमारा है कि इंप्रूव द कंसंट्रेशन। इसके लिए आप योगा करो, मेडिटेशन करो। इसके अंदर पॉइंट आ जाएगा हमारा योगा, मेडिटेशन वगैरह, तो जिसमें आपको कंसंट्रेट होके अपने सांस पे फोकस करते हो, तो उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट बात करते हैं, तो निगेटिव इफेक्ट क्या होता है माइंड पे, माइंड और बॉडी का। तो हेडेक, अगर हेडेक आ रहा है इंसान को, और कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में है, तो ये हमारा चला जाएगा निगेटिव बॉडी माइंड अफेक्ट में। फिर हाई ब्लड प्रेशर, अगर इंसान का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होता है, जो बीपी का पेशेंट होता है, तो निगेटिव इफेक्ट है बॉडी का। और फिर देखते हो तो मसल्स टेंशन, आपका मसल्स बहुत ज्यादा टेंस है, आप बहुत ज्यादा हाई वर्कलोड कर रहे हो, आपका मसल्स रिलैक्स ही नहीं हो रहा है, तो ये एक निगेटिव इफेक्ट है। आपको रिलैक्स करना है, आपको 6 से 7 घंटे का नींद लेना है। फिर फटीग, अगर आप फटीग रह रहे हैं हमेशा, आपका पुअर एपेटाइट है, आपको नॉजिया फील होता रहता है, तो ये सारा हमारा आ जाता है निगेटिव इफेक्ट में। फिर स्टमक प्रॉब्लम,
अगर आपको स्टमक गैस्ट्रिक कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है या बहुत ही ज़्यादा आपका मतलब स्टमक में कुछ रिलेटेड अल्सर्स या कुछ है, तो ये सब आ जाएगा हमारा नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द बॉडी। पुअर स्लीप अगर है आपका, आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो प्रॉपर्ली, आपको नींद आ ही नहीं रहा, आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, अगर आपको नींद आ भी रहा है तो आप केवल 5 से 4 घंटे सो रहे हो, दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ द स्लीप। अगर आप 6 से 7 घंटे नहीं सो रहे हो तो आपका जो है बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं हो पाएगा नेक्स्ट काम के लिए, जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज होगा, जिससे आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, अपने फोकस नहीं कर पाओगे और मेमोरी पावर स्ट्रांग नहीं हो रह पाएगा आपका। तो स्लीप से बहुत चीजें अफेक्टेड हो जाती हैं डे टू डे लाइफ में। फिर अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो रिड्यूस इम्यूनिटी। अगर आपका इम्यूनिटी बहुत वीक है, आप डाइटरी सब्सटेंस, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें अच्छे से नहीं ले रहे हो और सारे विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह अच्छे से नहीं ले रहे हो, तो आपका इम्यूनिटी पुअर होगा, जिसकी वजह से आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है, तो आपका ये निगेटिव इफेक्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा, जिसकी वजह से आपका माइंड अफेक्टेड होगा, क्योंकि दोनों लोग कंटिन्यूसली चलते होते हैं। फिर इंक्रीज द हार्ट रेट। अगर आपका हार्ट रेट इंक्रीज है, देखिए ये तो थोड़े टाइम के लिए सबका मतलब इंक्रीज होता है अगर आप चल क्या रहे हो, लेकिन आपका हमेशा बढ़ा ही होता है हार्ट रेट, तो दिस इज कॉल्ड द निगेटिव बॉडी इफेक्ट। ठीक है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया और ये आ भी सकता है पॉजिटिव पे नेगेटिव होगा, आप लोग भी अच्छे से लिखिएगा। लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाउ द बॉडी अफेक्ट द माइंड। हमारा जो बॉडी है वो माइंड को कैसे अफेक्ट करता है, तो हम लोग ये देखेंगे। तो फिजिकल हेल्थ है डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इमोशन एंड थिंकिंग। जो हमारा फिजिकल हेल्थ है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो बॉडी है वही फिजिकल हेल्थ, तो वो डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो मेंटल हेल्थ पे और आपके इमोशन और थिंकिंग पे डायरेक्टली इफेक्ट दिखाएगा। इलनेस और फिजिकल डिस्कम्फर्ट कॉमनली चेंज मूड, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई पेन हो रहा है, आपको चोट लग गया, वुंड है आपको, तो आपके चेहरे पे दिखेगा, आपके मूड में दिखेगा चिड़चिड़ापन, और आपकी मेमोरी उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपके कंसंट्रेशन पावर भी वीक रहेगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान जो है वो आपके दर्द के साइड है कि हाँ मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, ऐसा रहेगा। आपका कंसंट्रेशन बहुत ही वीक रहेगा या तो रहेगा ही नहीं, और मेमोरी को मतलब आप तब वो नहीं सोच पाओगे कि हाँ हमने पिछले टाइम, आप ये सोचोगे कि अभी तो मुझे दर्द हो रहा है, डिस्कम्फर्ट में हुआ। फिर अगर हम लोग देखें तो फिजिकल कंडीशन और मेंटल अफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल कंडीशन और मेंटल अफेक्ट क्या होता है। तो फिजिकल कंडीशन, अगर आपको फीवर है तो आपको मेंटल में क्या होगा कि आपके चेहरे पे इरिटेबिलिटी दिखेगा, आपके मेंटल हेल्थ में इरिटेबिलिटी दिखेगा। अगर आपको पेन है तो पेन में आपको एंजाइटी हो सकता है कि हाँ मुझे पेन है, कि लैक ऑफ द स्लीप है तो पुअर कंसंट्रेशन हुआ। फिर माल न्यूट्रिशन है, पेशेंट अगर न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले रहा है, डाइट अच्छे से नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसकी वीक मेमोरी होगी या इम्यूनिटी वीक होगी। और फिर क्रॉनिक इलनेस का अगर है आपको, तो आप डिप्रेस रहोगे कि आपका क्रॉनिक इलनेस क्या होता है। क्रॉनिक इलनेस जो होता है 3 मंथ से ज्यादा आपको बहुत ज्यादा इनसे बीमार हो और वो ऑन द सेट नहीं है, एक्यूट नहीं है। एक्यूट मतलब होता है कि कुछ दिन के अंदर वो सही हो जा रहा है, फिर रिकवर कर जा रहा है। फिर क्रॉनिक मतलब वो चलते ही आ रहा है, साल 2 साल हो गए वो सही नहीं हो रहा है, तो वो इंसान डिप्रेस रहेगा कि हाँ मैं तो बीमार रहता हूँ, मैं ऐसा रहता हूँ। तो उस इंसान के सामने आपको नेगेटिव बातें भी नहीं करनी है कि हाँ वो इंसान जो है उस बारे में थिंक करके थिंक ही करता रहेगा। वो अगर अगर आगे बढ़े, आपको उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करना रहेगा। ये था मतलब एडवांस में मैंने बताया आप लोग को, ये नर्सेज रूल है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है आपका, तो आपका मूड चेंजेस होना पक्का है। हार्मोनल चेंज की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी आपको बीमारियां भी आ सकती हैं। तो प्लीज मैं बोलूंगा सबको, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, जिसको कि आपको अच्छे से खाना खाओ, न्यूट्रिशन लो, डाइट फॉलो करो। हम देखते हैं अपने कॉलेज में भी या कहीं भी कि हॉस्टलर्स जो है अच्छे से अपने आप पे फोकस नहीं करते हैं, तो प्लीज प्लीज आप लोग अच्छे से खाना खाओ, ताकि आप लोग का हार्मोनल इम्बैलेंस जो है मेंटेन रहे, बैलेंस में रहे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट पे, जिसमें हम देखेंगे कि बॉडी माइंड कम्युनिकेशन पाथवे क्या है। कैसे आपका जो माइंड है वो बॉडी से कनेक्ट करता है और कैसे एक सिग्नल प्रोवाइड करता है माइंड बॉडी को, तो आप परसीव करते हो चीजों को। द कनेक्शन बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी इज नॉट abstract, इट ट्रेवल थ्रू द एक्चुअल बायोलॉजिकल पाथवे। जो हमारा माइंड है और बॉडी है, ये बायोलॉजिकल पाथवे से ट्रांसफर होता है, ट्रैवल होता है। कोई स्टिमुलस होगा जो हमें स्टिमुलेट करेगा, तो हम रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो हम वही देखेंगे अभी पाथवे में। सबसे पहले आ जाता है हमारा कि सबसे पहले हमारा आएगा कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अगर है
इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट से कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, हमारा इन्वायरमेंटल चेंज हो गया, इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा सुनामी साइक्लोन आ गया, तो उससे हमारे अंदर थॉट्स और फीलिंग जनरेट होगा। जो थॉट्स फीलिंग्स हमारे ब्रेन तक सिग्नल प्रोवाइड करेगा नर्वस सिस्टम तक, और फिर नर्वस सिस्टम जो है हमारा हार्मोन रिलीज करेगा जिससे बॉडी रिस्पॉन्स करेगा एट द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस, कि कैसा हमें रिएक्ट करना है, कैसा हमें इमोशन दिखाना है। ये भी इंपॉर्टेंट था, तो प्लीज गो फॉर दैट। ये आपको ऐसे मिलेगा नहीं, ये आपको बुक में बहुत ही बड़ा कंटेंट दिया हुआ है, मैंने ये जो शॉर्ट करके लाया है और मैंने अच्छे से समझाया है। प्लीज जो मैंने समझाया उसको इन्वायरमेंट में लिखिए, इसको बनाइएगा, नीचे से स्टार्ट करिएगा लिखना। फिर हम लोग अगर देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द ब्रेन रोल। ब्रेन का क्या रोल है, इसको आप लोग एनाटॉमी में पढ़ोगे, वहाँ से कंटेंट लेके भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको देंगे। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन इज द कंट्रोल सिस्टम, ये हमारे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सेंटर है, जो आप बोल लो। इट मैनेज ऑल द कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड, ये हमारा जो है कम्युनिकेशन कंट्रोल करता है कि बॉडी से माइंड में क्या जा रहा है और माइंड से क्या परसीव करना है, हमें सामने वाले के सामने क्या रिएक्ट करना है, ये सारा हमारा माइंड परसीव करके बॉडी तक ट्रांसफर करता है। 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जो कि नर्सिंग में हमें पढ़ना होगा, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम में क्या होता है, सेरिब्रम हमारा जो होता है कि आपका जो थिंकिंग, मेमोरी और लर्निंग और इंटेलिजेंस पावर है, इसके लिए रिस्पॉन्स करता है, इसको थर्ड सेंटर भी बोलते हैं। फिर सेरिबेलम क्या है, ये हमारा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है, कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में वर्क करेगा, आपके बॉडी में बैलेंस लाने के लिए, आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए सेरिबेलम हेल्प करता है। फिर ब्रेन स्टेम क्या करेगा, ये आपका ब्रीदिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि व्हाट इज द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा 2 पार्ट्स में होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम देयर इज अ पार्ट द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, जो कि प्रोसेस करता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है हमारे बॉडी के, हमारे ब्रेन को, और सिग्नल प्रोवाइड होता है जिससे प्रोसीव करते हैं, ये डायरेक्ट करता है। लेकिन वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है कनेक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी पीएनएस जो है कंट्रोल होगा सीएनएस से, और ये जो है रेस्ट ऑफ बॉडी से कनेक्टेड होगा। देखो नहीं, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से कनेक्टेड होगा, और ये बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन से या बॉडी के रिस्पॉन्स से कनेक्टेड होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे आएगा सिग्नल, जैसे आपका ये आप किसी गर्म चीज को टच कर रहे हो, तो वो सिग्नल जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा, देन आपको रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ, हटा लो ऐसा वाले। फंक्शंस देख लो क्या क्या होते हैं। तो फंक्शन में है कि हमारा carries message, control the body function, coordinate the behavior, response to the stress। ये हमारे मैसेज को ले जाने का काम करता है ब्रेन तक, और बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, बिहेवियर और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, स्ट्रेस को, एंजाइटी को डिक्रीज करता है, बीपी को, हार्मोन को रिलीज करके। स्ट्रेस में रिस्पॉन्स क्या होता है हमारे बॉडी और माइंड का। अगर देखो, पहले तो आपका कोई स्ट्रेस आया, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी स्ट्रेस है आपको, ठीक, तो आपके ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, उसके बाद से और ब्रेन जो है कुछ हार्मोन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, और आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी तो या तो उसमें क्या क्या हो सकता है, अगर आपकी बॉडी रिएक्ट करती है तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, ब्रीदिंग इंक्रीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, स्वेटिंग इंक्रीज हो सकता है। तो ये सारा है कि आपको स्ट्रेस में क्या क्या रिस्पॉन्स देता है, बॉडी में क्या क्या रिस्पॉन्स दिखता है, ब्रेन कैसा सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो मैं एक बार फिर बता दूं, स्ट्रेस आता है, देन ब्रेन तक सिग्नल जाता है, फिर हार्मोन रिलीज करता है ब्रेन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दिखाती है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, ब्रीदिंग इंक्रीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, और स्वेटिंग्स बहुत ज्यादा आ सकती है। ये सारा रिस्पॉन्स हमारा स्ट्रेस में आ सकता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो साइकोमैटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। साइकोमैटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कि आपके ब्रेन से रिलेटेड साइकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे पहले हम लोग। अगर आप लोग एग्जाम में लिखोगे कोई टॉपिक्स, तो पहले आप लोग कैसे लिखोगे, पहले आप लोग इंट्रोडक्शन लिखोगे, देन डेफिनेशन लिखोगे, देन कंटेंट लिखोगे, टाइप्स लिखोगे, अगर सब टाइप्स है तो वो लिखोगे, और उसके बाद से आप कुछ एग्जाम्पल दोगे, हर एक टाइप्स में कुछ एग्जाम्पल दे के समझाओगे, तो ऐसे लिखोगे आप लोग। लास्ट में आप लोग कंक्लूजन लिख सकते हो और फिनिश कर सकते हो। तो हो गया। अभी हम लोग देखते हैं ये साइकोमैटिक डिसऑर्डर। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे पहले। तो डेफिनेशन में क्या है, साइकोमैटिक डिसऑर्डर आर द फिजिकल इलनेस इन्फ्लुएंस्ड और वर्स्ड बाय इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो हमारा साइकोमैटिक डिसऑर्डर्स है वो हमारा एक तरीके का फिजिकल इलनेस है,
हमारे बॉडी का इलनेस है जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से। कैसा इंसान का इमोशन है, स्ट्रेस, एंजाइटी से, साइकोलॉजिकल फैक्टर, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, इन सब से इन्फ्लुएंस होता है हमारा साइकोमैटिक डिसऑर्डर। द माइंड डिस्ट्रेस शो अप एज अ रियल फिजिकल सिम्टम इन द बॉडी। जो हमारा माइंड है वो हमारे फिजिकल सिम्टम्स को दिखाता है बॉडी में। कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग अगर, तो हाइपरटेंशन, अगर इंसान का बीपी हमेशा बढ़ा ही रहता है, वो हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं, जिसका बीपी हमेशा बढ़ा हो। तो हाइपरटेंशन में इंसान की बॉडी में कुछ रिस्पॉन्स होंगे, बहुत ज्यादा स्वेट्स हो रहा है, वो हमेशा टेंस्ड ही रहता है और उसका फेस पे एक्सप्रेशन डल सा या तो बहुत ज्यादा गुस्से वाला ऐसा रहता है। फिर पेप्टिक अल्सर है अगर इंसान को, तो उसमें आपका बॉडी रिस्पॉन्स करेगा। आपको पेप्टिक अल्सर है, मतलब ये एक गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड इन स्टूल आ गया, वोमिटस इन ब्लड आ गया, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा जलन, ये सारा प्रॉब्लम है जो कि बॉडी में दिखाता है रिस्पॉन्स। फिर अस्थमा, अस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं जिसको कि बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है और वो बहुत ज्यादा चल दिया तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगा, उसकी रिस्पिरेटरी रेट अफेक्ट होगा, तो उसको ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी, उसका लंग जो है खुलता है, फिर वो सही होता है। फिर अगर माइग्रेन है, तो अगर पर्सन को माइग्रेन है तो वो देख लिया कि हमेशा उसका फेस जो है डल रह रहा है, उसको पेन हो रहा है। माइग्रेन में बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ पेन होता है, थ्रॉम्बिंग पेन होता है, और ऐसा रुक के पेन होता है, तो ऐसा साइड में होगा, पूरा एक साइड का हिस्सा दर्द करेगा माइग्रेन। फिर हमारा देखते हैं तो आईबीएस, और फिर एस्जिमा एंड फिसोरियासिस। ट्वेल्थ में अगर हम लोग बात करते हैं तो फैक्टर अफेक्टिंग बॉडीज माइंड रिलेशनशिप, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, जेनेटिक्स, एज, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, स्लीप। जेनेटिक कैसे अफेक्ट करेगा ये बॉडी माइंड रिलेशनशिप को, तो जेनेटिक कैसे अफेक्ट करेगा, तो जेनेटिक अगर कोई आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक जीन जो है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, तो ये आपका जो है कि आता रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जेनेटिक है। तो कुछ डिजीज होती है जेनेटिक्स होती हैं जो कि एक दूसरे से दूसरे में जाता रहे, ट्रांसफर होता रहेगा। फिर एज एक फैक्टर है जो कि हमारे बॉडी माइंड को अफेक्ट करता है। अगर पर्सन अगर एडल्ट है तो उसका जो बॉडीली फंक्शंस है वो ज्यादा ही स्ट्रांग रहेगा, एज वेल एज ओल्डर। ओल्डर का जो है वो कम रहेगा, अदर हैंड इसका अडल्ट का ज्यादा होगा। फिर हम लोग हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स जो है ये स्पेशल इफेक्ट मतलब शो करता है बॉडी और माइंड रिलेशनशिप। अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है तो आपका जो है बॉडी रिस्पॉन्स करेगा, आपको कोई डिजीज हो सकती है, आपको डिजीज की वजह से तो अगर बॉडी माइंड है वो अफेक्ट हो सकता है। फिर न्यूट्रिशन, स्लीप मैंने बताया पहले। फिर साइकोलॉजिकल में अगर देखते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, यानी ये भी आपको बताया कि कैसे आपको बॉडी माइंड रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। सोशल फैक्टर्स में देख लिया अगर हम लोग तो फैमिली का सपोर्ट हो गया, फ्रेंड्स हो गया, एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, फाइनेंशियल स्टेटस हो गया और कल्चर हो गया। फिर इन्वायरमेंटल में अगर देख लो तो पॉपुलेशन हो गया, क्लाइमेट हो गया, नॉइज हो गया, लिविंग कंडीशन हो गया, ये सारे हमारे बॉडी माइंड रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हॉलिस्टिक हेल्थ क्या होता है। देखिए बताना तो अभी मुझे आप लोग को बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसको जल्दी से जल्दी चाहूंगा कि खत्म हो। मैं सब वैसे बता दिया हूँ, आप लोग लिख सकते हो ऊपर वाला। तो हॉलिस्टिक हेल्थ क्या होता है, तो हॉलिस्टिक हेल्थ मीन्स द कैरिंग ऑफ फॉर द होल पर्सन, नॉट जस्ट अ फिजिकल इलनेस बट एवरी डायमेंशन दैट अफेक्ट द वेलबींग। हमारा हॉलिस्टिक अप्रोच ही होना चाहिए। एक पर्सन को अगर आप ट्रीट करने जा रहे हो एज अ नर्स, तो आपका हॉलिस्टिक अप्रोच लेके जाना है कि वो पर्सन अगर इस डिजीज कंडीशन से आया तो मैं उसका डिजीज कंडीशन ठीक करके उसे ना भेजूं, बल्कि उसके डिजीज कंडीशन के साथ साथ उसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से इंप्रूव करके भेजूं। उनके हर आपको डायमेंशन को देखना है, हर हेल्थ के डायमेंशन को देखना है और उसे अफेक्ट होने वाली चीजों को इंप्रूव करके उसे तब भेजना है। दिस इज कॉल्ड द होलिस्टिक केयर इन द नर्सिंग। एक पर्सन को नहीं, इसको होलसम ट्रीट करना है। दिस इज कॉल्ड द होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ में क्या क्या आता है हमारा, तो 4 कंपोनेंट्स आते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। पर्सन जो है फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली वो रिस्पॉन्सिबल फिट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्पिरिचुअली थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, जो कि कंबाइन किया गया है एक हेल्थ की डेफिनेशन और एक होलसम होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करने के लिए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो 14th हमारा पॉइंट आ जाता है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि मेंटेन कैसे करेंगे अपने हेल्दी बॉडी को और माइंड को। एक हेल्दी बॉडी और माइंड को कैसे हम लोग मेंटेन करके रख सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि आप क्या क्या नहीं करोगे तो आपका जो बॉडी माइंड है तो अफेक्ट होगा निगेटिवली। तो सेम पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे कि बैलेंस डाइट लेना है आप लोगों को, जिसकी वजह से आप मेंटेन कर सकते हो कि हेल्दी बॉडी को, जिसकी वजह से आपका हार्मोनल लेवल अच्छा रहेगा, आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा रहेगा, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। फिर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी, आप स्ट्रेस एंजाइटी में तो वो कम होगा, आपको अच्छे से कोई भी डिजीज नहीं होगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। एडिक्वेट स्लीप, अगर स्लीप
एडिक्वेट स्लीप ले रहे हो तो आपकी बॉडी रिकवर करेगी, आपकी माइंड रिकवर करेगा, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे नेक्स्ट डे, आप अच्छे से वर्क पे फोकस कर पाओगे। फिर योगा, योगा से आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंप्रूव होगा, आप अच्छे से फोकस कर पाओगे किसी चीज पे। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो फिर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आप लड़ सकोगे। फिर मेडिकेशन जिससे आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से लड़ सकोगे, आप अपना बीपी डिक्रीज कर सकते हो, अपना हार्ट रेट डिक्रीज कर सकते हो, आप हेल्दी लाइफ फॉलो कर सकते हो। फिर डीप ब्रीदिंग में आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आप अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हो, एंजाइटी से बाहर निकल सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच रखना जरूरी है आपके बॉडी और माइंड, हेल्दी माइंड के लिए आप पॉजिटिव पर्सन होने चाहिए, पॉजिटिव थिंक करना चाहिए। हमेशा निगेटिविटी मतलब बात करनी ही नहीं चाहिए। आप सामने वाले को भी ऐसा लगे कि आप अगर कहीं एंटर करो तो ऐसा सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ पॉजिटिविटी का फीलिंग होनी चाहिए, पॉजिटिविटी अपनी चारों तरफ बना के रखनी चाहिए। फिर टाइम को मैनेज करना आना चाहिए कि हाँ टाइम तो हमें हमसे मैनेज नहीं पाता है कि एग्जाम के 5 दिन पहले पढ़ना, बहुत सारा वर्कलोड लेके रखना, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक टाइम टेबल अच्छे से बनाइए और इतने समय में मुझे असाइनमेंट करना है, इतने समय में मुझे पढ़ना है, इतने समय में तो 4-5 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, उतने में सारा निपटा के खत्म करो। तो एक टाइम टेबल टाइम मैनेज करना आना चाहिए। फिर हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड विथिन द फैमिली और विथिन द अराउंड अस, जितने भी लोग हैं उन सबके साथ आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करना है। फिर रिक्रिएशन पावर होना चाहिए कि हाँ इस चीज से हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा यूनिक सा टैलेंट होना चाहिए। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए एक हेल्दी माइंड रिलेशनशिप के अंदर। फिर हमारा आता है इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन, आपको समझना आना चाहिए और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। आने के लिए इंपॉर्टेंट है बॉडी माइंड रिलेशनशिप का अच्छा होना। अंडरस्टैंड द पेशेंट इमोशन, इंप्रूव द कम्युनिकेशन, रिड्यूस द पेशेंट एंजाइटी, प्रमोट द वेलबिंग, वेलबिंग को प्रमोट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नर्सिंग में इसका। इंकरेज द हेल्दी बिहेवियर, ताकि आप हेल्दी बिहेवियर इंकरेज कर सको। प्रमोट द मेंटल वेलबिंग, मेंटली पेशेंट को अच्छे से प्रमोट कर सको पॉजिटिवली। बिल्ड द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, अब एक थेरेप्यूटिक आइडिया बना सको विद द पेशेंट। केयर क्वालिटी, इंप्रूव द पेशेंट सेटिस्फेक्शन, ये जो बॉडी माइंड रिलेशनशिप है ये हमारे केयर क्वालिटी को प्रोवाइड करता है जिससे कि पेशेंट सेटिस्फाइड होता है। हॉलिस्टिक अप्रोच हमारा हमको देता है ताकि हम प्रोवाइड करें एक हॉलिस्टिक नर्सिंग केयर। ठीक है, हम लोग और कुछ आपको पॉइंट्स बुक से मिलेगा तो प्लीज ऐड ऑन करिएगा इसमें। ये पीडीएफ मैं अपने आप बनाता हूँ, तो कुछ आपको अगर गलत या कुछ ऐसा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा और मैं अच्छे से इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। रोल ऑफ द नर्स, नर्सेज का रोल क्या क्या होता है। तो रोल ऑफ नर्स में हम लोग देखेंगे कि नर्सेज पहले क्या करती है। नर्सेज को असेसमेंट करना होता है पहले, अगर पेशेंट आ रहा है देन उनसे कम्युनिकेट करिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करिए, देन हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करें। जिसमें आप लोग देखेंगे कि एसेस क्या करना होगा। एसेस में आप लोग देखेंगे एसेस फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, उसका फिजिकल लेवल और इमोशनल लेवल देखेंगे। लिसन एक्टिवली, आप लिसन करेंगे पहले पेशेंट को कि क्या चीज कंप्लेंट से आया है। फिर प्रोवाइड द रीअश्योरेंस, आप उसको रीअश्योरेंस प्रोवाइड करोगे कि हाँ आप सही हो जाओगे, आपको हम सुन रहे हैं, ऐसा ऐसा आप प्रोवाइड करोगे। फिर टीच करोगे स्ट्रेस को मैनेज करना कि कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप कर सकते हो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, ये सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के करने के वे। इंकरेज द हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स, जैसे कि प्रॉपर स्लीप लेना, इंडिक्वेट अमाउंट में वाटर इंटेक करना, न्यूट्रिएंट्स लेना, डाइट अच्छे से रखना, योगा करना, मेडिटेशन करना, ये सारे हमारे हेल्दी लाइफ स्टाइल के हैबिट्स है। सपोर्ट द पेशेंट्स एंड द फैमिलीज, आप फैमिलीज को और पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करोगे, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करोगे ताकि वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ से निगेटिव थिंकिंग की तरफ से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ शिफ्ट होएं और अच्छे से हेल्प करें आपको कम्युनिकेट करने में, पेशेंट की बातों को समझने में, अपने बातों को समझाने में। फिर देखेंगे हम लोग आइडेंटिफाई अर्ली साइन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस, आप इमोशनली डिस्ट्रेस पर्सन अगर पेशेंट है कोई तो उसको आप अर्ली साइन आइडेंटिफाई करो कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, अभी निगेटिविटी में जा रहा है, अभी इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है ये, तो ये आपको साइन को आइडेंटिफाई करना है एट द अर्ली स्टेज। फिर रिफर करोगे स्पेशलाइज्ड केयर देने के लिए अगर नीडेड है और बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिप्रेस्ड है वो पेशेंट पर्सन, तो आप उसको रिफर करोगे स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करने के लिए साइकियाट्रिक के पास। फिर कुछ की टर्म्स देखते हैं हम लोग अगर, तो माइंड द थॉट, इमोशन, मेमोरीज, परसेप्शन। बॉडी इज द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गन। स्ट्रेस इज द रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस। इमोशन इज द फीलिंग सच एज हैप्पीनेस टू फियर। मैं बता दूं स्ट्रेस हमेशा ही निगेटिव नहीं होता है। स्ट्रेस जो है कभी कभी तो आपको बूस्ट अप करने के लिए भी होता है। अगर कोई चैलेंज आपके सामने है तो आप स्ट्रेस में रहोगे, करना कैसे होगा, तो ऐसे आपका मतलब होता है कि ये मेंटेन कर रहा है आपको कि हाँ आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हो। थोड़ा सा स्ट्रेस होना जरूरी है लाइफ में। बिहेवियर is the observable action. Psychosomatic disorder, physical illness affected by psychological factor. एक physical illness है जो कि हम अभी आगे पढ़ के आए हैं। फिर holistic care मैंने अभी अच्छे से बताया कि cure of full person.
फिर एग्जाम के लिए आपको कुछ पल्स छिड़कते हैं आपके ऊपर, ये एग्जाम के लिए आपको बहुत ही बेनिफिशियरी होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। रिमेंबर दिस पॉइंट्स, बॉडी एंड माइंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, मैंने एक लूप वाला बताया था, वो वाला आप लोग स्ट्रक्चर जरूर बना के आइएगा एग्जाम में। फिर इमोशनल हेल्थ अफेक्ट द फिजिकल हेल्थ, फिजिकल इलनेस अफेक्ट द मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस कैन कंट्रीब्यूट टू साइकोमैटिक डिसऑर्डर, होलिस्टिक एड्रेस टू फिजिकल मेंटल, ये सारे फॉर्मूला ये आप लोग को रिमेंबर करके रखना है और अच्छे से पढ़िएगा। एक लाइन में था तो मैंने पढ़ा है, प्लीज गो फॉर दैट। फिर अब मोस्ट आउटडेटेड थिंग जिसमें मैं आप लोग बताऊंगा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, पक्का मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो जो मतलब दिया है इससे आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही। तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपका आ सकता है डिफाइन द बॉडी माइंड रिलेशनशिप, डिफाइन अ साइकोमैटिक डिसऑर्डर, लिस्ट द साइकोमैटिक डिसऑर्डर्स एंड मेंशन 2 फैक्टर अफेक्टिंग द बॉडी माइंड रिलेशनशिप्स। फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, एक्सप्लेन द बॉडी माइंड रिलेशनशिप विद एग्जांपल, डिस्क्राइब द साइकोमैट्रिक डिसऑर्डर्स, एक्सप्लेन द होलिस्टिक हेल्थ। फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में एक्सप्लेन द बॉडी माइंड रिलेशनशिप विद अ नीट डायग्राम, विद डिस्कस इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द बॉडी माइंड रिलेशनशिप, डिस्क्राइब द नर्स रोल इन प्रमोटिंग हेल्थ केयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे सभी जितने हैं सब इंपॉर्टेंट था। प्लीज गो फॉर दैट, आप एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और अपना इंप्रूव करिएगा। मैं दो अंडर के बीच में डाल रहा हूँ आपका वीडियो, तो आप लोग प्लीज पहला चैप्टर कंप्लीट करिए, देन सेकंड चैप्टर कंप्लीट करिए, मैं थर्ड चैप्टर नेक्स्ट ले आऊंगा। फिर ऐसे ही हमारा सोशियोलॉजी का भी अभी स्टार्ट होने वाला है, सोशियोलॉजी का भी हम स्टार्ट करेंगे, प्लेलिस्ट में बनाएंगे, तो ये प्लेलिस्ट में चला जाएगा, तो प्लीज गो फॉर दैट। और क्विक रिवीजन फ्लो चार्ट अगर आप लोग को देखना है तो देखिए, बॉडी जो है माइंड एक दूसरे पे इंटरेक्शन होते हैं, बॉडी इफेक्ट होगा तो माइंड इफेक्ट होगा, माइंड इफेक्ट होगा तो बॉडी इफेक्ट होगा। थॉट इमोशन बिहेवियर ये होते हैं हमारे माइंड के कंपोनेंट्स। फिजिकल मेंटल हेल्थ जो है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर फिजिकल हेल्थ फिट है तो मेंटली इंसान फिट रहेगा, मेंटली फिट है तो फिजिकली फिट होगा। फिर होलिस्टिक केयर, और इन सबको कंप्लीट रखते हो आप तो एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सकते हो। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना ही था आज के वीडियो में। अगर मैं कुछ एक टिप्स दूं लास्ट रिवीजन टिप्स, तो फोकस ऑन द बॉडी माइंड इंटरेक्शन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, साइकोमैटिक डिसऑर्डर्स, हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ, नर्सेज रोल, ये जो है मोस्ट कॉमन है जो कि एग्जाम में आते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा प्लीज आप लोग, और कुछ मुझे अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। और do subscribe my channel and thanks for watching. Please subscribe my channel, press the bell icon, Nursing with Onish, and हम लोग आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे चैप्टर्स को डील करेंगे एक साथ मिलके। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। बाय।